हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे फर्न हिल। इट्स अ पोएम बाय डिलन थॉमस। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो जो फर्न हिल है वो डिलन थॉमस ने लिखी थी 1945 में। डिलन थॉमस एक वेल्श पोएट थे। वेल्श यानी कि जो वेल्स कंट्री है दैट इज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स। पहली बार ये पोएम होराइजन मैगजीन में पब्लिश हुई थी 1945 में और उसके बाद बुक के अंदर इट वॉज पब्लिश्ड इन 1946 इन द कलेक्शन डेथ्स एंड एंट्रेंसेस। नाउ कमिंग टू द लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, तो जो डिलन थॉमस हैं ही वॉज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्स। जितने भी मॉडर्निस्ट पोएट्स थे या राइटर्स थे उनका एक फीचर ये था कि वो सब एम्फसाइज करते थे ऑन फाइंडिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, और वो लोग लिखते थे डेयरिंग और एक्सपेंसिव पोएम्स जो कि कोशिश करती थी री इन्वेंट करने की कि लोग कैसे वर्ल्ड को देखते हैं एंड on the possibilities of what language could do। जो डिलन थॉमस की भी पोएम्स हैं बाकी मॉडर्निस्ट की तरह वो भी अपनी एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड विजन थॉमस को ऑफन कंपेयर किया जाता है रोमांटिक पोएट्स के साथ। जो ये टर्म रोमांटिक है ना, ये रेफर करता है टू दैट काइंड ऑफ राइटिंग जो कि एम्फसाइज करती है इंडिविजुअलिटी को, पावरफुल इमोशंस को एंड द इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर। उनकी एक बहुत फेमस पोएम है जो लोग बहुत कोट भी करते हैं, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। Now coming to the historical context, तो थॉमस ने फर्न हिल पब्लिश करी थी लाइक आई सेड इन अक्टूबर 1945, एक महीने बाद आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। नाउ वेदर इंटेंशनली और नॉट, पर जो पोएम है वो रिएक्ट करती है टू द हॉरर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो पोएट है ही फील्स नॉस्टैल्जिक के जो उसके चाइल्डहुड के सिंपलर डेज थे, ही फील्स नॉस्टैल्जिक फॉर देम बिकॉज रिमेंबर जो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, फायर बॉम्ब्स गिर रहे हैं ऑल ओवर यूरोप एंड मिलियंस आर बीइंग किल्ड इन द जेनोसाइडल कैंप्स। वो जो हिटलर वाला नाजी एरा था और एटॉमिक बॉम्ब गिरा है, ओके, एंड इट वाज अ वेरी डार्क टाइम फॉर द वर्ल्ड। तो जो पोएम है फर्न हिल, उसके अंदर जो पोएट है वो रिट्रीट करता है फ्रॉम दिस डार्कनेस एंड ही बास्क्स इन द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक तरीके से इसमें रिप्रेजेंट करेगा वो टाइम जो इस बुरे टाइम से पहले का टाइम था, सिंपलर टाइम्स, इनोसेंट टाइम्स, ओके। ऑल्सो जो थॉमस थे उनकी आंट हुआ करती थी और उनका फार्म था वेल्स में, दैट वाज आल्सो कॉल्ड फर्न हिल, और थॉमस वहां पर जाया करते थे काफी बार व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। रिमेंबर ऑल्सो दैट थॉमस जो थे ही ग्रू अप इन वेल्स एंड ऑल्दो उन्होंने अपना काफ़ी टाइम अब्रॉड में भी स्पेंड किया, पर जो उनकी वेल्श हेरिटेज थी ना वो उनके लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही। तो थॉमस काफ़ी बार ही रिटर्न्स टू दीज मेमोरीज ऑफ ग्रोइंग अप इन वेल्स और वो उसको यूज़ करते हैं एज अ मटीरियल फॉर हिज राइटिंग, which he does in this particular poem also. Now talking about the speaker of the poem, तो जो फर्न हिल का स्पीकर है ना, he is somebody जो बहुत नॉस्टैल्जिक है चाइल्डहुड के लिए। Now like I said के जो पोएम है वो अपना टाइटल लेती है फ्रॉम अ रियल प्लेस, बट जो पोएम है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। आप इसको उस किसी भी बंदे के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसका जो बचपन था उसके अंदर बहुत सारे प्यारे से एक्सपीरियंसेस थे ऑफ आउटडोर्स, और वो कोई भी बंदा जो विश करता है कि काश उनका बचपन और लंबा होता। इन अदर वर्ड्स जो स्पीकर है दैट कुड बी एनीवन। ऑल्सो जो पोएम के अंदर ज्यादातर इमेजेस है ना वो काफी जनरल हैं, जैसे कि ग्रास, ट्रीज एंड फील्ड्स। सो वो इसलिए ताकि कुछ भी इज नॉट स्पेसिफिक टू अ सिंगल चाइल्डहुड। दैट इज जो थॉमस थे उन्होंने जानबूझकर कोई पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स उसके अंदर नहीं डाले हैं। तो एनीवन जो उन मेमोरीज को, उन वार्म मेमोरीज को रिट्रीव करना चाहता है ऑफ व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो ही कैन पिक अप दिस पोएम और उसको पढ़ना शुरू कर सकता है, और जो पोएम है वो उनको हेल्प करेगी टू थिंक अबाउट दोज मेमोरीज, टू गिव देम दैट इमेजिनेशन, टू गेट देम इन द राइट स्पेस टू थिंक अबाउट दोज मेमोरीज। Now coming to the setting of the poem, तो जो फर्न हिल है like I've already said that it takes its title from an aunt's farm जिसको थॉमस विजिट किया करते थे when he was a child। तो ये कहा जा सकता है कि that the poem takes place on this farm, या फिर शायद ये कहना ज़्यादा बेटर होगा कि the poem takes place in the speaker's memory of a farm। इस मेमोरी में जो ये फार्म है ना, दैट लाइक आई ऑलरेडी सेड अगेन कि पोएट जो है वो कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स वहाँ पर नहीं देते हैं, जिससे कि
वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान से उसको लिंक कर सके। रादर जो स्पीकर है वो फार्म को जितना भी जनरल टर्म्स हो सकते हैं उनमें डिस्क्राइब करते हैं। पोएम में जो डिस्क्रिप्शंस है ना, दे आर मिस्टीरियस एंड दोस मैजिकल डिस्क्रिप्शंस, और उससे होता क्या है, जो स्पीकर है वो इन्वोक करते हैं अ काइंड ऑफ लैंडस्केप जो कि फेरी टेल्स में और फोकलोर में अपीयर करता है। तो जो स्पीकर की मेमोरीज है वहां पर फर्न हिल सिर्फ एक प्लेन ओल्ड सा फार्म नहीं है, पर वो एक फैंटास्टिकल वंडरफुल सा किंगडम है जो कि मैजिक और डिलाइट से भरा हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट 2 लाइन्स में स्पीकर बताते हैं कि जब वो यंग और केयरफ्री हुआ करता था, एंड ही यूज्ड टू हैंग अराउंड इन दिस लिल्टिंग हाउस। अब ये लिल्टिंग हाउस क्या है? इट कैन रेफर टू एनीथिंग जिसका कोई चीयरफुल और हैप्पी टोन हो। तो आप सोचेंगे, वॉज द हाउस सिंगिंग? नॉट लिटरली, बट दिस इज पर्सोनिफिकेशन। तो स्पीकर जो है यहाँ पर ही इज सेटिंग द मूड फॉर द रेस्ट ऑफ द पोएम। तो जो स्पीकर है वो यंग है एंड ही इज हैप्पी, और ये जो पैस्टोरल सीनरी है ये मिरर करती है स्पीकर के खुशी को। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन, जो नाइट स्काई है दैट इज फुल ऑफ स्टार्स। Now read the line, the night above the dingle starry. So when he uses this word, no, जो poet है he keeps the line quick. तो इस तरीके से जो पोएम का फॉर्म है वो उसके कंटेंट को मिरर करता है, और ये वाली जो लाइंस है ना, दे हैव अ चीयरफुल टोन जो कि बिल्कुल फिट है उनके चीयरफुल मीनिंग के लिए। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन, टाइम एंटर्स। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है उसको अगेन यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। जो थॉमस है वो टाइम को फिजिकल एट्रीब्यूट्स देते हैं, टाइम को डिपिक्ट करते हैं एज अ पेरेंट फिगर जिसने उसको अलाउ किया था टू एम्बार्क ऑन द एडवेंचर्स जो कि नैरेटर डिस्क्राइब करता है। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन्स, लाइन 6 to 9, पोएट जो है वो पुराने अच्छे दिनों को प्रेज करना कंटिन्यू रखता है और अपने आप को ही कॉल्स अ प्रिंस इन लाइन 6, so that can be taken as a metaphor of youth and promise. Now see the next line, he says once below a time. It sounds like वो जो fairy tale phrase होता है ना, once upon a time, it sounds like that, but उसके वेरिएशन से he says below a time है ना, तो वो ऐसा लगता है कि टाइम के अंडर कुछ बरीड है, sort of like जैसे कि होता है जब कोई मरता है ना, बट ऑल्सो समथिंग लाइक जैसे ट्रेजर हो जिसको आपको रिकवर करना है। एंड वॉट वॉज हैपनिंग बिलो दिस टाइम, जो स्पीकर था वो ही स्पेंट हिज डेज, एंड कैसे उसने अपने दिन गुजारे, बाय रूलिंग ओवर द ट्रीज, लीव्स, डेजीज, जिनका वो बाकी डिस्क्रिप्शन देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्पीकर था ही फेल्ट यंग एंड पावरफुल, जो चीजें थी वो इजी थी, ब्यूटिफुल थी। नाउ कमिंग टू स्टैंजा 2, अब जैसे फर्स्ट स्टैंजा में द ग्रास वॉज ग्रीन, नो, तो इस स्टैंजा में द स्पीकर इज ग्रीन, हियर ही सेज आई वॉज ग्रीन है ना, और जस्ट एज फर्स्ट स्टैंजा में ही वॉज ईजी, यहाँ पर जो स्पीकर है ही इज केयर फ्री। फर्स्ट वाले में ही वॉज हैप्पी, और यहाँ पे जो यार्ड है ही इज हैप्पी, और जब वो यार्ड को हैप्पी बोलता है तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी होता है जब हम ह्यूमन फीलिंग्स एट्रीब्यूट करते हैं, ह्यूमन इमोशंस एट्रीब्यूट करते हैं टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर यार्ड को उसने किया। ऑल्सो नोटिस कि जैसे फर्स्ट वाले स्टांजा में द हाउस वॉज लिल्टिंग, राइट, यहाँ पर द स्पीकर इज सिंगिंग। दिस इज काइंड ऑफ रेपिटेशन, काफी सिमिलर आइडियाज हैं यहाँ पर। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन्स, यहाँ पर हमें फर्स्ट हिंट मिलता है कि ये जो उसका जॉय है, ये जो यूथफुलनेस है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जो स्पीकर है ना, इफ यू नोटिस के वो ये जो फ्रॉलिक कर रहा है बीनीथ अ सन, दैट इज यंग वंस ओनली। उसने क्या बोला, दैट इज यंग वंस ओनली है ना, दैट मीन्स दैट वो जो यूथफुलनेस है वो हमेशा नहीं रहेगी। अगेन दिस इज पर्सोनिफिकेशन, जिससे कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो लगता है दैट इज क्लोजर टू द स्पीकर। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, टाइम लेट मी प्ले। तो इट सीम्स के जो टाइम है उसने उसको अलाउ किया, खेलने दिया, एंड जो टाइम है ही इट लुक्स मर्सीफुल हियर, एज इफ यू नो जैसे वो इस बच्चे को, इस यंग बच्चे को ही इज लेटिंग हिम हैव एज मच फन एज पॉसिबल बिफोर दैट सन। जो सन उसने मेंशन किया था, बिफोर वो सन उस स्पीकर को ओल्ड करे, बिफोर द स्पीकर ग्रोज ओल्ड। ऑल्सो नोटिस के जो टाइम है यहाँ पर दैट इज एन अथॉरिटी फिगर बिकॉज उसके पास पावर है, पर इस केस में यहाँ पर जो टाइम है वो अपनी इस पावर को अच्छे के लिए यूज कर रहा है बिकॉज वो उस बच्चे को अलाउ कर रहा है टू प्ले। नाउ इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द स्टैंजा, अगेन वही जो ग्रीन और गोल्ड इमेजरी है जो स्पीकर डिस्क्राइब करता है फिर से यहाँ पर इन लाइन्स में। स्पीकर लैंडस्केप के बारे में इतने रेवरेंस से बात करता है दैट वो उसको सेक्रेड की तरह मानता है, ही लुक्स एट इट लाइक इट्स सेक्रेड।
Notice that word in the last line, the holy streams. Again notice the imagery यहाँ पर, green, golds, rivers, stars. तो बार बार ये चीजें आती हैं और ये चीजें एक ड्रीम लाइक सेंस क्रिएट करती हैं इस यूथ के पैस्टोरल वर्ल्ड का. सो इन शॉर्ट ये जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज है ना, ये डिस्क्राइब करते हैं जो स्पीकर के काफ़ी सारे एडवेंचर्स रहे हैं उनको, और वो रिलाई करते हैं हेविली ऑन कॉनोटेशन, एक्सप्रेस करने के लिए जो हैप्पीनेस आती है, वो जो पुराने दिन गुजर गए हैं ना उनको जब याद करते हो और जो उनसे खुशी मिलती है, तो दैट इज एक्सप्रेस्ड हियर. तो यहाँ पर जो अभी तक स्पीकर ने सारी चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करी हैं वो ऐसी लैंग्वेज से फिल्ड है जिसको आप इजीली इंटरप्रेट करते हो कि दैट इज़ वेरी जॉयस लैंग्वेज. जो नैरेटर है वो एसोसिएट करता है अपने इस चाइल्डहुड को हैप्पीनेस के साथ और उसको याद करके उसको बहुत खुशी मिलती है. अपनी मेमोरीज को वो एसोसिएट करता है विद फॉन्डनेस एंड लाफ्टर, वो याद करता है उनको विद फॉन्डनेस एंड लाफ्टर. नाउ इन स्टैंजा 3 जो स्पीकर है वो आपको कंटिन्यू करता है एक्सप्लेन करना कि हाउ इट वाज बीइंग यंग, जब वो फर्न हिल पे था. स्पीकर डिस्क्राइब करता है वो प्लेजेंट और एक्साइटिंग डेज को यहाँ पर, एंड ही ऑल्सो कंटिन्यूज टू टेल अस वो जो सुंदर सा लैंडस्केप है उसके बारे में. जो फील्ड्स हैं दैट आर हाई और जो चिमनीज हैं वो ट्यून्स प्ले करती हैं. जो स्पीकर है वो अपनी इस मेमोरी से और उसकी डिस्क्रिप्शन में वो इतना खो गया है ना कि जो लैंडस्केप है इट्स लाइक it has a life of its own. Now also notice कि जो ये वाली लाइन है it ends on the word air. तो जब आप एयर के बारे में सोचते हो तो आपको याद आता है that it is something that is invisible और जो हर जगह मौजूद है and something जिस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है. तो इस सेंस में जो स्पीकर है he is also deeply connected उसके साथ जो उसको लाइफ देती है, and this makes him seem all the more alive. Now in these lines जो next 3 lines हैं उनमें से ये जो stars वगैरह वो मेंशन करते हैं तो इट साउंड्स लाइक ड्रीमी हियर, ऑल राइट. एंड देन वो जो वाटरी उन्होंने यहाँ पर यूज किया, जो वाटर है दैट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ लाइफ गिविंग सोर्स एयर की तरह, और जो वाटर है इट्स फ्लूइड एंड इट फ्लोज विच ऑल्सो सजेस्ट द पासिंग ऑफ टाइम. ऑल्सो सी it again mentions green as grass, लेकिन यहाँ पर it describes fire. But why fire you would think? Possibly because के वहाँ पर शायद evening के time पर there were fires, and also because के जो fire है it's a source of energy and light and also warmth. तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं and it is also consistent जो poem का mood है of being healthy and young. वन मोर थिंग कि आप देखेंगे कि जो स्टार्स हैं उनको सिंपल बोला गया है यहाँ पर, विच अगेन मिरर्स के जो स्पीकर का लाइफ था जब वो छोटा था, यंग था, विच मिरर्स दैट. नाउ इन द लास्ट लाइन्स ऑफ दिस स्टैंजा, तो ये वाली जो लाइन्स हैं दैट इज द बिगनिंग, जो स्पीकर का डे एंड हो रहा है उसका. स्टिल जो ब्यूटी है दैट स्टिल रिमेन्स, लेकिन कुछ अलग होने वाला है, दैट इज बिगनिंग टू हैपन. ही सेज कि जो आउल्स हैं दे आर बियरिंग द फार्म अवे, तो ऐसा लगता है कि जो लैंडस्केप है वो खुद ही शायद लीव कर रहा है. देन ही सेज फ्लाइंग विद द रिक्स, तो जो रिक्स है दैट आर स्टैक्स ऑफ हे, एंड ऐसा लगता है दैट दे आर ऑल्सो टेकिंग ऑफ. तो इट्स लाइक कि जो फार्म है दैट इज अलाइव और दैट द फार्म इज वॉकिंग अवे इन द नाइट. तो ये सब जो ये लीविंग वाला वो डिस्क्राइब करता है ना, दैट इज लाइक अ फिगरेटिव लीविंग फॉर द स्पीकर, दैट अ शिफ्ट हैज स्टार्टेड टू अकर. जैसे जैसे वो रात आ रही है ना, तो जो लैंडस्केप है जिससे उसको इतनी खुशी मिली थी और फ्रीडम मिला था, दैट इज बिगनिंग टू लीव. अगेन दिस मीन्स द पैसेज ऑफ टाइम के द डे हैज एंडेड और रात शुरू हो गई है. नाउ स्टैंजा 4, तो फर्स्ट 2 लाइन्स में स्टैंजा की जो डे है फिर से वो वापस आता है, स्पीकर उठता है एंड सारी चीजें फिर से सुंदर है एंड दे आर बैक इन प्लेस. वो कंटिन्यू करता है लैंडस्केप की ब्यूटी की तारीफ करना, और वो यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिमिली यूज करता है कि जो फार्म है सुबह के टाइम दैट इज एज अ वॉन्डरर वाइट विद द ड्यू. नाउ जो नेक्स्ट 3 लाइन्स हैं उनमें देयर इज एन अल्यूजन. आप देखोगे एडम उसने वहाँ मेंशन किया है ना, तो एडम एंड ईव वाला जो एडम है वो, एंड दिस अगेन मीन्स कि ये जो स्पीकर है वो इस फार्म को एज पैराडाइज देखता है, एज ईडन. नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आपने नोटिस किया होगा जो शुरू की लाइन्स थी वहाँ पर एप्पल्स मेंशन थे, एंड अभी मैंने बोला पैराडाइज, ईडन, है ना. तो यू वुड नो के बाइबल में से कि जो एडम और ईव थे दे वर कास्ट आउट फ्रॉम पैराडाइज बिकॉज दे एट द एप्पल फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज. तो यू कांट हेल्प बट थिंक कि जो हमारा स्पीकर है इज ही ऑल्सो डूम्ड टू बी कास्ट आउट फ्रॉम दिस फार्म, फ्रॉम दिस ईडन लाइक फार्म, जस्ट लाइक एडम और ईव को वहां से निकाला गया था. यहाँ पर ये चीज याद रखें, जो पोएम
है इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो फार्म कितना अच्छा है, वो लैंडस्केप कितना अच्छा है। ये याद रखें कि वो जो फार्म है वो इतना अच्छा तब था जब स्पीकर यंग था। तो अभी यहाँ पर हम पास्ट टेंस में वर्क कर रहे हैं। नाउ द रिमेनिंग लाइंस ऑफ दिस स्टैंजा, तो यहाँ पर स्पीकर कहता है कि जो फार्म है सुबह के टाइम वो ऐसा लगता है कि भगवान की खुद की क्रिएशन हो। ऑल्सो नोटिस दिस लाइन आफ्टर द बर्थ ऑफ द सिंपल लाइट, तो दिस रेफर्स टू जेनेसिस, जहाँ पर बोला था ना वो लेट देयर बी लाइट, तो इट रेफर्स टू दैट। तो स्पीकर के लिए जो फार्म के ऊपर सन राइज कर रहा है, जो हॉर्सेस उठ रहे हैं और सारी वो जो चीजें डिस्क्राइब करता है ना, उसके लिए ऑल दैट इज जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ क्रिएशन। ऑल्सो नोटिस द लाइन विनिंग ग्रीन स्टेबल, तो जो नॉर्मली हॉर्सेस होते हैं वो विनिंग करते हैं, बट यहाँ पर जो ग्रीन स्टेबल्स हैं दे आर सेड टू बी विनिंग, दिस गिव्स द स्टेबल्स अ लाइफ ऑफ देयर ओन। ऑल्सो जो स्टैंजा है वो एंड होता है विथ फील्ड्स ऑफ प्रेज। तो अभी तक जो स्पीकर था वो फर्न हिल को प्रेज कर रहा था, पर अब वो कह रहा है कि ये वाली जो फील्ड्स हैं दे देमसेल्व्स आर मेड ऑफ प्रेज। तो यहाँ पर जो लैंडस्केप है और जो स्पीकर की फीलिंग्स हैं उनको मर्ज किया जाता है, और इतनी ब्यूटिफुली उनको यहाँ पर मर्ज किया गया है दैट वी डू नॉट नो कि कहाँ पर लैंडस्केप खत्म होता है और कहाँ पर स्पीकर की फीलिंग्स शुरू होती हैं। तो जो मेन पर्पस है इन दोनों स्टैंजास का, इट इज लार्जली टू एम्पलीफाई जो सेंस ऑफ चाइल्डहुड हैप्पीनेस है ना, जिसे पोएम में शुरू में एस्टैब्लिश कर दिया गया था, उसको एम्पलीफाई करना। वन मोर थिंग टू नोट इज दैट द इमेज ऑफ हॉर्स दैट कीप्स ऑन रेकरिंग, तो ये जो इमेज ऑफ हॉर्सेस है ना दैट इज मेंट टू सिंबलाइज फ्रीडम स्पीकर के लिए। नाउ स्टैंजा 5 के फर्स्ट लाइन में ही सेज द गे हाउस, द हैप्पी हाउस, तो दिस इज अनदर पैथेटिक फैलेसी जहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट करता है ऑन टू एन ऑब्जेक्ट। सी ऑल्सो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बार बार अपने आप को रिपीट ही कर रहा है उन काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो वो ऑलरेडी पहले बोल चुका है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एंड ऑनर जब वो बोलता है तो दिस वॉज सीन वे बैक इन लाइन 6 स्टैंजा 1 की। ऑल्सो यहाँ पर वी ऑल्सो हैव एम्फेसिस ऑन न्यूनेस here and also on happiness, the new made clouds it says in the second line है ना। After that although जो हमारा स्पीकर है that he is repetitive like I've already said है ना, पर जो वो repetition है ना that is because जो स्पीकर है he cannot contain himself, वो ये बताने से कि इस फार्म पर back in the day जो लाइफ थी वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। Now in the next 3 lines जो sun है it says it is born over and over, जैसे कि कोई चीज़ जो कभी नहीं मरेगी। The speaker similarly says कि he ran my heedless ways, in other words जो स्पीकर था वो जब वो छोटा था तो he was a carefree little boy और he did not really pay much attention कि उसके पास उस समय क्या है। तो देखा जाए तो ये एक तरीके का confession है, because वो admit करता है कि जब वो young था तो he did not really appreciate, he did not stop to appreciate कि उसके पास क्या है या वो कहाँ पर है या यूथ कितना प्लेजेंट हो सकता है। ऑल्सो नोटिस ही सेज कि माई विशेज रेज्ड थ्रू द हाउस हाई हे, कि जो उसकी विशेज थी दे रेज्ड। आफ्टर ऑल ये जो रश है ऑफ इमेजरी एंड डिस्क्रिप्शन इन द पोएम, दिस हैज गिवन दिस पोएम अ फॉरवर्ड मोमेंटम है ना, बट हमें ये चीज़ मालूम है कि ये जो फॉरवर्ड मोमेंटम है इसे एक टाइम पर एंड होना होगा। नाउ द फाइनल 4 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा, तो लास्टली हम देखते हैं कि दैट रिग्रेट जो है दैट क्रीप्स थ्रू द लाइन्स। जो स्पीकर है वो कहता है कि ही डिड नॉट केयर कि वो इस ब्यूटी पर और इस इनोसेंस पर ध्यान दे बैक इन द डे, और उसने ये चीज़ भी रियलाइज नहीं करी कि ये वाले जो दिन है वो इतने कम होंगे। एंड जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे टाइम ही वो चीज़ है जो उसको इस इमेजिनरी ईडन से, इस इमेजिनरी पैराडाइज से बाहर लेकर आती है। इफ़ यू वुड रिमेंबर पोएम में पहले जो टाइम था वो एक वॉचफुल गार्डियन की तरह था जो स्पीकर को स्पॉइल कर रहा था विद द इल्यूजन ऑफ एन इटर्निटी ऑफ हैप्पीनेस। पर यहाँ पर जो टाइम है दैट हैज शिफ्टेड, और यहाँ पर वो अब ट्यूनफुल टर्निंग बन गया है जो कि बच्चों को इस परफेक्ट समर से बाहर लेकर आता है। ऑल्सो अगेन द रेपिटेशन ऑफ ग्रीन एंड गोल्डन हियर, जो कि कनेक्टेड हैं ये वाले कलर्स टू यूथ, वाइटैलिटी, जॉय एंड इनोसेंस। पर जो टाइम है वो उन बच्चों को उस एरा से बाहर लेकर आता है, और इन बच्चों को बाहर लेकर आता है फ्रॉम द फ्यू मॉर्निंग्स विच टाइम हैज अलाउड देम।
ऑल्सो नोटिस द वर्ड ग्रेस, एंड स्पेशली बिकॉज हमने यहाँ पर द गार्डन ऑफ ईडन को रेफर किया था अर्लियर इन द पोएम, तो क्रिश्चियनिटी में जो ग्रेस है दैट इज द लव एंड मर्सी ऑफ गॉड, और ग्रेस भगवान सिनर्स को देते हैं फ्रीली फॉर सैल्वेशन। तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये जो ग्रेस है ये सिर्फ ओरिजिनल सिन की वजह से नेसेसरी है, बिकॉज जो एडम और ईव थे उन्होंने रिमेंबर वो फ्रूट खाया था इन ईडन एंड दे वर कास्ट आउट फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। तो यू नो इन अ वे ये वाली जो पोएम है दिस रीड्स लाइक अ सटल पैरेलल, जो ये एडम और ईव का स्टोरी है उससे, जस्ट लाइक जो एडम और ईव है उन्हें पैराडाइज से बाहर निकाला गया था, तो ये वाला जो यंग किड है जो हमारा स्पीकर है, व्हेन ही वाज यंग इट फील्स लाइक दैट ही इज ऑल्सो कास्ट आउट ऑफ स्टेट ऑफ ग्रेस बाय टाइम, कि इस यंग किड को भी वो स्टेट ऑफ ग्रेस से बाहर निकाला जा रहा है, किसके द्वारा? बाय टाइम। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा 6। तो स्पीकर शुरू की 2 लाइंस में कहता है कि बैक देन जब वो यंग था तो ही डिड नॉट रियली केयर कि टाइम आएगा और सब चीजों को साथ ले जाएगा। एट सम पॉइंट अपने यूथ में अपेरेंटली टाइम आया एंड टाइम लेड हिम बाय द शैडो ऑफ हिज हैंड, है ना, यहाँ पर लाइन है ना, बाय द शैडो ऑफ माई हैंड। तो पोएम में शुरू में सारी चीजें जो भी थी बहुत ब्राइट थी, गोल्डन सी थी, पर यहाँ पर अब हमें जो इमेज दी गई है दैट इज ऑफ अ शैडो ऑफ द स्पीकर्स हैंड। कहने का मतलब जो अब चीजें हैं दे आर गेटिंग डार्कर, एंड दिस ऑल्सो हाईलाइट्स के जो कॉन्ट्रास्ट है, पहले बोला गया था लैम्प वाइट डेज, अब यहाँ पर कहा है उसने डार्क। ऑल्सो नोटिस के ये वाली जो चीज है ये हाईलाइट होती है अगेन के अब सन शाइन नहीं कर रहा यहाँ पर इन सब चीजों पर, बट नाउ इट्स द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग, एंड द फैक्ट के जो मून है दैट इज ऑलवेज राइजिंग, दिस सजेस्ट कि ये जो आने वाली रात है, दिस फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस थैंक्स टू टाइम, ये जो फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस है, ये जो रात है ये अब काफी टाइम तक रहेगी, that this will last for a long time. Now the next 2 lines, nor the trying to sleep वाला, तो वो कहता है कि जब वो छोटा था तो he also did not care कि वो सो रहा था जब time was flying with the high fields. तो सी नोटिस के just when speaker को लगा कि सब perfect है and everything is going to last forever, तो time आता है and he takes the high fields with him. High fields it's written there, right? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो टोन है दैट हैज शिफ्टेड, तो वी हैव सेड बाय टू द फैंटेसी के जो एंडलेस यूथ का फैंटेसी था हम उसको अब यहाँ पर बाय बोलते हैं, और जो लैंडस्केप है दैट इज फोल्डिंग अप। ऑल्सो स्पीकर ये भी कहता है कि जब वो बाहर जा रहा था ऑन इट्स वे आउट उसने कोई भी चीज नोटिस नहीं करी बिकॉज ही वॉज टू बिजी नॉट केयरिंग अबाउट थिंग्स। एंड द फाइनल लाइन्स ऑफ दिस स्टैंजा एंड ऑफ द एंटायर पोएम, तो यहाँ पर अगेन देयर इज अ शिफ्ट इन द मूड, जो ब्यूटी एस्टैब्लिश की गई थी प्रीवियस 5 स्टैंजाज में दैट हैज सडनली डिसअपीयर्ड। तो जब स्पीकर अब की बार उठता है तो इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप टू द फार्म, जो फार्म है दैट हैज forever fled from the childless land, it says there in the poem, है ना, जो kids हैं या फिर जो field है that has all gone now। अब अगर आप देखेंगे ये जो third last line है it begins with O and that is like you know a sad little O, जिसके through speaker convey करता है उसकी regret और वो अपने पुराने बीते दिनों को याद करता है जो अब नहीं रहे। He is nostalgic here, okay, and सिर्फ वो एक वर्ड से ये चीज कन्वे करता है। एंड वी ऑल्सो गेट टू सी द रियल ट्रूथ अबाउट दोज यंग डेज, के जो स्पीकर था उसके पास ये वो डेज सिर्फ इसलिए थे बिकॉज he was at the mercy of times means. Also notice the last 2 lines, तो यहाँ पर वो कहता है कि जब वो young था and when he was green he was also dying, you know, again that's the truth, कि जैसे ही आप if you want to be pessimistic about it you can say कि जैसे ही आप पैदा हुए हो you are in that line कि that you will also die one day, है ना, but it's just that कि जब हम young होते हैं और carefree होते हैं तो हम इन चीजों के बारे में सोचते नहीं हैं। Also see suddenly जो कलर ग्रीन है जिसको एक टाइम पर ग्रोथ और वाइटैलिटी के साथ एसोसिएट किया गया था उसको यहाँ पर अब डेथ के साथ एसोसिएट करते हैं बिकॉज एंटायर टाइम जब स्पीकर यंग और ग्रीन था he was in chains, it says there, and he says कि जब वो चेन्स में था तो वो गा रहा था बिकॉज उसको और कुछ पता ही नहीं था, he did not know any better, again you know बिकॉज आप इतने केयर फ्री होते हो आपको नहीं मालूम होता। लास्टली जो फाइनल वर्ड है पोएम का दैट इज सी, तो जो स्पीकर है एज अ यंगस्टर
he sang in his chains सी की तरह. So in the sixth stanza जो डिलन है वो अपनी स्टोरी को वापस प्रेजेंट में लेकर आते हैं. तो इफ यू वुड नोटिस कि यहाँ पर जो इमेजेस हैं नाउ दे हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस और जो स्टोरी है इट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट व्हेन इट इज टोल्ड थ्रू दोज इमेजेस. ऑल्सो इन द फाइनल 4 लाइन्स जो स्पीकर है वो एक्नॉलेज करता है कि जो चाइल्डहुड था दैट इज इन द पास्ट और वो अब वापस कभी नहीं आएगा. यहाँ पर अगेन जो टाइम का कैरेक्टर था वो वापस आता है और स्पीकर उसकी इन्फ्लुएंस को एड्रेस करता है व्हेन इट सेज it as a bout of mercy because time ने उनको shelter किया था from the real world. जब तक भी वो उसको shelter कर सकता था, for as long as time could shelter them from the real world, it did. And it says कि it also held the dying child in the end. पर story of course ये proof है कि जो child था that never truly died. और स्टोरी प्रूफ कैसे है कि बिकॉज यही बच्चा बड़ा होके ही इज द वन हु लुक्स बैक ऑन दोज ईयर्स खुशी के साथ, जॉयफुलनेस के साथ. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम. इफ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.